तो दोस्तों वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में हम काफी सारी नई चीजों के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन तरीके से सब कुछ सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अपना अटेंडेंस मार्क कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए आई एम फॉलोइंग दिस वीडियो एंड दिस एंटायर कोर्स प्लेलिस्ट। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके का रिस्पॉन्स है। अगर इस वीडियो या इस कोर्स के बारे में कोई भी आपको फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और सारे कमेंट्स पे एक्ट भी करता हूं। ठीक है, तो ये काफी जरूरी है आपकी आवाज मुझ तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी तक अगर आपने लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि यही इस कोर्स की फीस है। दोस्तों ये कोर्स फ्री में है, लेकिन एक फीस है यहाँ पर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर दबाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर मैं कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करता हूँ तो वो भी आप तक पहुंचती रहे, अदरवाइज आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे। ठीक है, अगर मैं कुछ पोल्स रन करूँ, कुछ मुझे पूछना है, कुछ फीडबैक लेनी है, तो ये सारे कम्युनिटी टैब्स में मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस करनी है। याद रखिएगा ये कोर्स की फीस है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो देखिए लिख तो दिया है मैंने, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे, तो ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप अटेंडेंस मार्क कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। मुझे पता चलता है कि कौन कौन इस वीडियो को फॉलो कर रहा है और कैसा रिस्पॉन्स है। तो उस तरीके से, उस हिसाब से मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि मुझे और वीडियोस लानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया अटेंडेंस की बात। अब बात करते हैं स्टडी प्लान के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्टडी प्लान शेयर कर दिया है। ठीक है, और स्टडी प्लान और ये जो रिसोर्सेज मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसका मुझे काफ़ी बढ़िया फीडबैक आ रहा है। काफ़ी लोगों को ये हेल्प कर रहा है। काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसे कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल लग रही है। ठीक है, तो जितना भी आप लव शोकेस कर रहे हो, कमेंट्स में मुझे मैसेजेस कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो स्टडी प्लान जो है उस पर मुझे काफ़ी बढ़िया फीडबैक मिली है। स्टडी प्लान काफ़ी हेल्पफुल रहा है। स्टडी प्लान अगर आपको नहीं पता क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है। ये एक तरीके की शीट है, गूगल स्प्रेडशीट, जिसमें कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ए डेली स्टडी प्लान मैंने बनाई है और ये जो लर्नर्स है कोर्स के, उनके साथ शेयर की है। तो देखिए ऐसी कुछ शीट दिखती है। तो यहाँ पर देखिए नीचे टैब्स है, यहाँ पर आपको कोर्स का पूरा प्लान मिल जाएगा, किस तरीके से ये कोर्स फ्लो होने वाला है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस कोर्स को मैं एक लाइव बूट कैंप की तरह कंडक्ट कर रहा हूँ, जहां पर डेली क्लासेस मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं डेली वीडियोस पब्लिश करूँ और इस कोर्स को खत्म करूँ। 100 दिनों का ये कोर्स है। ठीक है, टेक स्टैक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर टेक स्टैक ये सारी यूज हो रही है। ठीक है, फीस वगैरह सब कुछ लिख दिया है मैंने। फीस वैसे कुछ है नहीं, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बस वही फीस है। उसी से हमें खुशी मिल जाती है, वही हमारी करेंसी है। ठीक है, डेली स्टडी प्लान को शेयर किया जो काफी हेल्पफुल रहा है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक है, इसको बुकमार्क कर लीजिए। और देखिए ये सारे वीडियोस इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं। अभी तक 3 वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन और वीडियोस भी पब्लिश हो रहे हैं, तो उनकी सारी लिंक्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर नोट्स के बारे में भी अपडेट्स दिया जा रहा है कि नोट्स अवेलेबल है या नहीं, किन वीडियोस के नोट्स प्रिपेयर्ड है। तो मैं आपको बता दूं, गिटहब रेपो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोर्स नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और जैसे ही ये सारी चीजें अवेलेबल होती है यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो ये एक तरीके से सेंटर प्लान है। ठीक है, ये शीट जो है सेंटर ऑफ द कोर्स है। ठीक है, इस शीट को अगर आप रेफर करते हो तो आप बढ़िया तरीके से कोर्स को फॉलो कर पाओगे, प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से बोल देता हूँ, देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्क्रिप्शन को आप प्रॉपरली रेफर कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल देता हूँ जिससे आपको मदद हो जाती है। जैसे कि गिटहब रेपो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कोर्स नोट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, स्टडी प्लान की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं वीडियो के दौरान आपको सिखाते वक्त शोकेस करता हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उसको रेफर कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। ठीक है, गिटहब रेपो को भी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि गिटहब रेपो को आप तभी यूज कीजिए जब आप कहीं पर स्टक हो जाए। ठीक है, देखिए आप कोड कीजिए मेरे साथ, वीडियो को देखते देखते मेरे साथ कोड कीजिए। मैं अगर कुछ एग्जाम्पल टाइप कर रहा हूँ, आप भी टाइप कीजिए। उसी तरह से सीखोगे आप और उसी तरह से आपका लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होगा। अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, तो अगर आपको देखना है कि ये कोड तो नहीं चल रहा है, मैंने क्या लिखा है वीडियो में, तो आप गिटहब रेपो पे जाके वो कोड को चेक कर सकते हो। ठीक है,
गिटहब रेपो को डाउनलोड करके ऐसे ऐसे वीडियो देखना ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखते रहोगे सिर्फ वीडियोस, खुद से कोड नहीं लिखोगे तो बस फिर देखते ही रह जाओगे, ठीक है, कोड कभी नहीं लिख पाओगे। कोड लिखना जरूरी है, ठीक है, और इसीलिए ये कोर्स मैंने काफी हैंड्स ऑन तरीके से बनाया है, ठीक है, तो ये काफी जरूरी हो जाता है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए मैं इस पर इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई अटेंडेंस, स्टडी प्लान, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की बात। एक और चीज मैं कहूंगा, अगर आप लिंक्डइन वगैरह पर है तो जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको ना पब्लिकली शेयर कीजिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो पब्लिकली शेयर करते हैं कि आज का मेरा प्लान है मैं कलेक्शन सीखूं, आज का मेरा प्लान है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक प्रोजेक्ट बनाऊं, आज का मेरा प्लान है मैं स्प्रिंग बूट सीखूं और उसमें ये प्रोजेक्ट बनाऊं, और डेली वो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस भी पोस्ट करते हैं। तो इसे कहते हैं पब्लिक लर्निंग। पब्लिक लर्निंग से क्या होता है, आपके माइंड के पीछे एक सोशल प्रेशर आ जाता है कि मैंने पब्लिकली सबको बोला है तो मुझे करना होगा, आप ठीक है, और आप कर जाते हो वो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई बढ़िया सी प्रोजेक्ट बना देते हो, जैसे हम इस कोर्स में बनाने ही वाले वैसे भी, आप उसको लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो लिंक्डइन वगैरह पर। एक तरीके से वो आपका शोकेस हो जाता है। और अगर आपके नेटवर्क में, आपके कनेक्शंस में कोई रिक्रूटर वगैरह है, कोई फाउंडर है और वो एक डेवलपर को देख रहा है वही टाइम पर, तो हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटी के लिए रीच आउट भी करे, ठीक है, तो इससे अपॉर्चुनिटीज भी काफी खुल जाती है। तो पब्लिकली लर्निंग या पब्लिक लर्निंग इसे कहते हैं, ये काफी हेल्पफुल चीज है जहां पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको शेयर करते हो डेली। तो मैं वो काफी रेकमेंड करूंगा, और अगर आप ये करते हो तो मुझे जरूर टैग कर दीजिएगा, मैं उस पर कमेंट और लाइक कर आपकी रीच भी बढ़ाऊंगा, मेरे नेटवर्क में भी रीच होगी, ठीक है। तो मैंने मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आपको इस चैनल के अबाउट पेज में भी मेरी लिंक्डइन की ये मिल जाएंगी प्रोफाइल की लिंक, ठीक है। तो इससे आपका रीच बढ़ जाएगा, और आपको अगर मेरे नेटवर्क में कोई रिक्रूटर्स है जो हायर कर रहे हैं तो वो भी देखेंगे कि अच्छा ये बंदा डेली पोस्ट करता है, ये कुछ सीख रहा है, ये बना, अच्छा इसने प्रोजेक्ट भी बना लिया, इसको मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिनों से पोस्ट कर रहा है और अभी इसके पास एक प्रोजेक्ट भी है, इसका मतलब ये सीरियस है, ही इज ऑन टू समथिंग एंड प्रॉब्ली आई शुड ऑफर हिम समथिंग। तो ऐसी चीजें होती है, मैंने होते देखी है और इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वैसा नहीं सोचेगा, लेकिन इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बोलना था आपको। तो बस वही आज का जो वीडियो है काफ़ी नॉलेज पैक्ड है, हैंड्स ऑन है, तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए या वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्सेप्शंस के बारे में, और स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शंस को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। देखिए स्प्रिंग बूट जावा बेस्ड है और एक्सेप्शंस तो हमारे कोड में आनी ही है, ठीक है। आप किसी भी टाइप का डेवलपमेंट कर लो, एक्सेप्शंस, एज केसेस, ये सारे सिनेरियोस तो आने ही है, लेकिन मैटर क्या करता है कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हो अपनी एप्लीकेशन में। तो स्प्रिंग बूट में जब भी आप रेस्ट एपीआईज बनाते हो, बैकएंड सिस्टम्स बनाते हो, तो ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां पर एरर्स एंड आए, एक्सेप्शंस आए, लेकिन स्प्रिंग बूट का अपना एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो मदद करता है हैंडल करने के लिए। देखिए जनरली अगर आप जावा कोड लिखते हो तो आप क्या करोगे, आप ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक लिखोगे और एक्सेप्शंस को हैंडल करोगे। लेकिन स्प्रिंग बूट में आप ट्राई कैच लिख ही सकते हो, लेकिन स्प्रिंग बूट के पास एक बेहतर मैकेनिज्म भी है जो कि है सेंट्रलाइज मैकेनिज्म, जिसके जरिए आप एक्सेप्शंस को अपनी सारी एप्लीकेशन में, लाइक पूरी की पूरी एप्लीकेशन में एंड टू एंड सेंट्रली हैंडल कर सकते हो। तो स्प्रिंग बूट में चीज़ें इस तरीके से चलती है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो पहले तो सेंट्रलाइज मैकेनिज्म होता है, और सेंट्रलाइज मैकेनिज्म में भी आप दो तरह के एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। तो पहला मैकेनिज्म है या पहले टाइप का एक्सेप्शन है जो कि है इनबिल्ट, और दूसरा है कस्टम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ गलत हो गया तो इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से ये ऐसे होगा, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड है और इनबिल्ट है, ठीक है। इनबिल्ट को भी आप हैंडल कर सकते हो, इनबिल्ट एक्सेप्शंस। इनबिल्ट एक्सेप्शंस का मतलब है रन टाइम एक्सेप्शंस, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जो इनबिल्ट क्लासेस है जावा में, अगर उस टाइप का कोई एक्सेप्शन अराइज होता है तो उसको आप सेंट्रलाइज तरीके से हैंडल कर सकते हो। और कस्टम एक्सेप्शंस अगर आप कुछ बनाते हो, जैसे डोमेन स्पेसिफिक, जैसे यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, पेमेंट फेल्ड एक्सेप्शन, ऐसे सारी जो आपके एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो एक्सेप्शंस है उनको भी आप सेंट्रलाइज तरीके से हैंडल कर सकते हो। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है यहाँ पर कि आपने एक फाइल में कोड लिख लिया है और पूरे बैकएंड सिस्टम में अगर कहीं पर भी
एक्सेप्शन आता है तो देखिए आप टाइप्स डिफाइन कर सकते हो वहाँ पर कि ये एक्सेप्शन के लिए ये कोड रन हो रहा है, ये एक्सेप्शन के लिए ये कोड रन हो रहा है। तो कहीं से भी आपके बैकएंड सिस्टम में अगर वो एक्सेप्शन आता है तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज मैकेनिज्म। अगर आपको कुछ अपडेट करना है उस कोड में तो आप एक ही जगह से कर सकते हो और वो जो कोड है पूरे के पूरे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया और काफ़ी हेल्पफुल चीज़ हो जाती है स्प्रिंग बूट के लिए। यानी कि जो जावा का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि यानी कि जावा का जो डिफ़ॉल्ट वे है जहाँ पर आप जगह जगह पर ट्राई कैच लिखते हो उसको एक तरीके से अपग्रेड कर देता है स्प्रिंग बूट, जहाँ पर आप सेंट्रलाइज तरीके से और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो। क्योंकि देखिए एक्सेप्शन से आप बच नहीं सकते, एक्सेप्शन तो आने ही है। आप प्रोजेक्ट प्रोग्राम बना रहे हो, सिस्टम्स बना रहे हो, एक्सेप्शंस आएंगे ही, आप मैन्युअली थ्रो करोगे, कभी खुद से आएगा आप उसको मैनेज करोगे, तो ऐसे आने ही है, ठीक है। लेकिन आप किस तरीके से आपको फ्रेमवर्क क्या एबिलिटी प्रोवाइड करती है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और स्प्रिंग बूट जो है वो काफ़ी बेहतर टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें अभी तक हमने क्या किया है, सारा के सारा कोड जो है वो कंट्रोलर लेयर पर ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई लेयरिंग नहीं की है, सर्विस लेयर नहीं है, कुछ नहीं है अभी फिलहाल एप्लीकेशन में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फाइल बना दूंगा जल्दी से, ठीक है। एक पैकेज नहीं बनाता हूँ सर्विस का क्योंकि एक ही फाइल रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ जिसे कहूँगा मैं यूज़र सर्विस, इस तरीके से, ठीक है। तो हम थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की ओर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए ये क्रिएट यूज़र है, तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं हटा दूंगा, ऐसे कट कर दूंगा और फिर यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा यूज़र प्राइवेट यूज़र सर्विस इज इक्वल टू न्यू यूज़र सर्विस, अच्छा। और फिर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूंगा ताकि ये यूज़र सर्विस की जो डिपेंडेंसी है वो इंजेक्ट हो जाए, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र सर्विस को जो है वो स्प्रिंग बूट खुद से मैनेज करे, और यहाँ पर सर्विस एनोटेशन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा यूज़र सर्विस डॉट क्रिएट यूज़र। अब ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता तो थोड़े रेड मार्क्स दिखेंगे जो कि कंप्लीटली फाइन है, ठीक है। ये रेड मार्क्स से घबराना नहीं है, हम अभी सारे मेथड्स को डिफाइन करेंगे और सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लूँगा और यहाँ पे बना लूँगा क्रिएटेड यूज़र, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र सर्विस में एक मेथड होगा जो कि यूज़र को क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये जो मेथड है वो जो क्रिएटेड यूज़र है उसको रिटर्न करेगा यहाँ पर, और ये जो क्रिएटेड यूज़र है इसको हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर ये मेथड क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पर ये लिख दूंगा इस तरीके से, ठीक है। यूज़र डीबी यहाँ पर है नहीं तो यूज़र डीबी जो है उसको भी यहाँ पर मूव कर लेते हैं, इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे मूव कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और ये तो मैंने कर दिया, ये यहाँ पर कर दिया और यहाँ से यही यूज़र को रिटर्न कर दूंगा ऐसे, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक सर्विस लेयर बना लिया है। सर्विस लेयर है क्या, हमारे लिए सर्विस लेयर एक फाइल है जो कि सर्विस फाइल है और इसमें सारा बिजनेस लॉजिक लिखा जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहीं पर डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा है। डेटाबेस वैसे है नहीं हमारे पास, हम लोग लिस्ट में सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। जब डेटाबेसेस पे आएंगे तब डेटाबेस की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब सारा कोड को मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ जहाँ पर सर्विस लेयर में और कंट्रोलर लेयर में मैं इसे डिवाइड करूँ, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएट यूज़र की बात, ठीक है। ये क्रिएट यूज़र को मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको भी मैनेज करता हूँ। तो ये अपडेट यूज़र की जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र अपडेटेड इज इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट अपडेट यूज़र ऐसे, और यहाँ पर पास कर दूंगा यूज़र ऐसे, ठीक है। यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ अपडेटेड इज इक्वल टू नल, तो फिर रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस और यहाँ पे बोल दूंगा http स्टेटस डॉट नॉट फाउंड और यहाँ पर बिल्ड ऐसे, ठीक है। तो ये हुई बात। और यहाँ पर ये जो अपडेटेड यूज़र है इसको ही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब यहाँ पर ये अपडेट यूज़र का जो मेथड है इसको हम क्रिएट कर देंगे और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न कर ऐसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लॉजिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि इसको हटाना है यहाँ पर
और यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी में रैप नहीं करना है। यहाँ पर फिलहाल अगर ये की अवेलेबल नहीं है तो इसको नल रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं कहूँगा रिटर्न यूज़र, ऐसे। तो ये हो गई पाथ और यहाँ पर ये भी हो गई, ये भी डन है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें डन है, कंट्रोलर भी डिफाइंड है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पर। यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड है वो है डिलीट यूज़र का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं कट कर दूंगा यहाँ से। एक्चुअली कट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, और फिर इसको मॉडिफाई करने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दूंगा। मैं कहूँगा बूलियन इज डिलीटेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर यूज़र सर्विस जो है वो रिटर्न करेगा बूलियन, और यहाँ पर डिलीट यूज़र करूँगा आईडी, ऐसे, ठीक है। अब इज डिलीटेड आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंटेंट्स की के बजाय, क्योंकि यूज़र डीबी तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर इज डिलीटेड लगा दूंगा मैं, और इसको मैं कर दूंगा निगेट, ठीक है। तो अगर डिलीट नहीं हुआ है तो नॉट फाउंड बोल देना और बिल्ड बोल देना, ठीक है। लेकिन अगर डिलीट हो चुका है तो हम यहाँ पर इसको रिटर्न कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये डिलीट यूज़र जो है इसको क्रिएट कर देंगे यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से डिलीट यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर की कंटेन है तो यहाँ पर हम कर लेंगे रिटर्न फॉल्स, ऐसे। और अगर नहीं है, ठीक है, तो यूज़र db डॉट रिमूव id, और अगर ये हो जाता है तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ से रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए अगर की नहीं मिलती है तो फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर डिलीट हो जाता है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। मतलब डिलीशन, यहाँ से ट्रू रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डिलीशन सक्सेसफुल है। तो ये मेथड भी डन है, ठीक है। अब इसको भी रीफैक्टर कर देते हैं यहाँ पर गेट यूजर्स को। ये तो काफ़ी सिंपल ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, गेट ऑल यूजर्स में इसको कॉपी कर लेना चाहिए या कट कर लेते हैं, और यहाँ पर रिटर्न यूजर सर्विस डॉट गेट ऑल यूजर्स, ऐसे, और यहाँ पर ये कर लेना चाहिए और यहाँ पर ये रिटर्न कर देना चाहिए इसको, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज़ है इसको हम रिटर्न कर देंगे इस तरीके से, रिटर्न, अच्छा, लिस्ट ऑफ न्यू यूजर्स। तो ये डन है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। और यहाँ पर गेट यूज़र के लिए मैं कहूँगा रिटर्न यूज़र, रिटर्न नहीं लिखता, मैं लिखूँगा, चलिए तो कंट्रोल Z कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा यूज़र इज इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र बाय आईडी, ऐसे, और आईडी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखेंगे इफ़ यूज़र इज इक्वल टू नल। तो देखिए ये यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जो भी यूज़र हमें डीबी से मिलेगा वो। अगर यूज़र है अवेलेबल तो यहाँ पर यूज़र का ऑब्जेक्ट होगा, अगर नहीं है अवेलेबल तो हम नल रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर वो चेक लगाएंगे हम कि नल, और अगर ट्रू है, ये अगर ट्रू हो जाती है कंडीशन, तो यहाँ से हमने नॉट फाउंड को रिटर्न कर दिया, या तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम ओके, और फिर यहाँ पर यूज़र को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये भी सॉर्ट हो गया, लेकिन अब इसको, इसका जो गेट यूज़र बाय आईडी है वो वाला मेथड डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, रिटर्न यूज़र db डॉट गेट, और यहाँ पर सिर्फ आईडी रिटर्न कर देंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर्विस, ठीक है। सर्विस तो डन है। अभी जो लास्ट वाली चीज़ बची है वो है सर्च। यहाँ पर अच्छा एक मिनट, ये यूज़र है, ये यूज़र ऑर्डर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो गेट यूज़र ऑर्डर, तो इसका भी लॉजिक सिमिलर ही होगा इसकी तरह, ठीक है। तो इसको भी मैं यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो दिस इज डन, ठीक है। अब सर्च पर आ जाते हैं। सर्च पर आएंगे तो हमें है हमारे पास यूज़र डीबी, गेट ईमेल और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको जो है इसको मैं कट कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर लिख दूंगा रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके यूज़र सर्विस डॉट सर्च, सॉरी कॉमा लिख दिया मैंने,
डॉट सर्च यूजर्स और फिर यहाँ पर पास कर दूंगा नेम और ईमेल इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इस क्लास में मैं इसे क्रिएट कर दूंगा और फिर यहाँ पर हमें पेस्ट करनी होगी वो लॉजिक, ठीक है। तो ये हम system.println को तो हटा ही देता हूँ और यहाँ पर इसको ऐसे रिटर्न कर देंगे हम, यहाँ से रिटर्न ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई रिटर्न यहाँ से। और बस और कुछ तो नहीं करना, अभी सारी चीज़ें तो चेंज हो चुकी है। और जो ये इन्फो वाली चीज़ है वो तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर सर्विस की ज़रूरत है नहीं। अगर चाहो तो इसको भी सर्विस से ले सकते हो, लेकिन फिलहाल ज़रूरत लग नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, जो हमारा जो कोड था उसको हमने एक तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया है एक लाइक 2 फाइल्स में, कंट्रोलर लेयर और एक सर्विस लेयर। तो यहाँ से मैं सारी डिपेंडेंसीज को भी हटा देता हूँ, ठीक है। और ये है हमारा सर्विस लेयर, ये सर्विस लेयर में सारी लॉजिक्स लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। आप चाहिए तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको रन कर लेता हूँ मैं। तो देखिए एप्लीकेशन तो रन हो चुकी है। यहाँ पर आ जाता हूँ, ये पहले यूज़र क्रिएट करेंगे हम। तो देखिए यूज़र क्रिएट हो गई, ठीक है। फिर हम लोग गेट ऑल यूज़र करेंगे। तो सारे यूज़र में से देखिए जॉन हमें मिल गया। जॉन को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 10, यहाँ पर 12 डाल के देखते हैं। 12 डालेंगे तो देखिए नॉट फाउंड आ गई। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज तो आई नहीं है। यहाँ पर 10 कर देंगे, इसको 10 कर देते हैं हम। तो देखिए ये डिलीट हो गया। और फिर गेट ऑल यूजर्स करेंगे अगर, तो देखिए कुछ नहीं है इसमें। अब आप एक पर्टिकुलर यूज़र को भी ले सकते हैं। ये मिलता नहीं है, यूज़र मिल रहा नहीं है। मैं क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर आप 10 कर लेते इसको और अगर ऐसे करते तो आपको देखिए डेटा मिल जाएगा, क्योंकि आईडी जो है जॉन की वो 10 है। सर्च भी कर सकते हो आप, यहाँ पर देखिए ऐसे सर्च कर सकते हो। तो देखिए जॉन मिल जाएगा आपको। और एक पर्टिकुलर यूज़र को भी आप रिट्रीव कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अपडेट करना है तो अपडेट करके भी देख लेते हैं। जॉन का जो ईमेल है वो अपडेट कर देते हैं। देखिए ये जॉन का ईमेल अपडेट हो चुका है। और यहाँ से अगर गेट ऑल यूजर्स करेंगे तो जॉन का ईमेल अपडेटेड दिखेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखिए बराबर से चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रांजिशन था ये हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों आ जाते हैं एक्सेप्शंस पर। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर और सर्विस है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, हम एक्चुअली में एक्सेप्शंस थ्रो करेंगे और चीज़ों को देखेंगे कैसे चीज़ें चलती है जब आप एक्सेप्शन थ्रो करते हो। और फिर हम उन एक्सेप्शंस को हैंडल भी करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं सेंट्रलाइज तरीका नहीं अपनाऊंगा अभी, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सेंट्रलाइज के अलावा भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड जो है वो सेम फाइल में लिख सकते हो। तो वो स्टाइल भी मैं आपको दिखाऊंगा और फिर मैं सेंट्रलाइज स्टाइल भी आपको दिखाऊंगा। तो हम सब कुछ देखेंगे, सारे सिनेरियोस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आज जाता हूँ यहाँ पर अपडेट यूज़र। अपडेट यूज़र में अब एक सिनेरियो है जहाँ पर आपको, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पर इस मेथड में। ये सर्विस में हूँ मैं। ये पूरा के पूरा चीज़ जो है हमें कंट्रोलर से आ रही है यहाँ से, ठीक है। और ये जो यूज़र है वो रिक्वेस्ट बॉडी में आ रही है। तो ये वो यूज़र है जो हमें अपडेट करना है। अब हो सकता है इस यूज़र की जो की है वो एग्जिस्ट ना करती हो हमारे जो डेटाबेस है उसमें। अब यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं नल, ठीक है। तो मुझे नल रिटर्न नहीं करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक्सेप्शन थ्रो करूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं करूँगा रिटर्न न्यू। अभी हमारे पास कोई कस्टम एक्सेप्शन तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, ठीक है, जो कि एक इनबिल्ट तरह का एक्सेप्शन है। और मैं कहूँगा यूज़र विथ आईडी, और जो भी आईडी है यहाँ पर मेंशन कर दूंगा यूज़र डॉट गेट आईडी करके, यूज़र डॉट गेट आईडी। और फिर यहाँ पर लिख दूंगा डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे करके मैं थ्रो कर दूंगा इसे, ठीक है। तो अब अगर इतना होता है तो देखिए हमें यहाँ पर ये एरर आएगी। तो अब ये एरर क्या बोल रही है, अच्छा, तो एरर बोल रही है कि इसको अपडेट किया जाए टू रिटर्न दिस। एरर अभी आ रही है, ये किस लिए आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है। ये रिटर्न नहीं करना है इसको, जस्ट ऐसे न्यू भी नहीं लिखना है, इसको यहाँ पर लिखना है थ्रो, ठीक है। तो हम थ्रो कर रहे हैं न्यू, ठीक है। तो थ्रो करेंगे हम इसका ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। तो हम कर रहे हैं थ्रो एक नया एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट और उसमें ये मैसेज भी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले का जो कोड था उसमें क्या होता था, तो देखिए मैं अभी इसको ना एक बार कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर कंट्रोल सेट कर देते हैं हम, ठीक है। तो कंट्रोल सेट अगर करूँगा मैं, अच्छा सॉरी, तो ये रहा रिटर्न नल, ठीक है। तो ये हमारा पहले का कोड था। तो अगर ये कोड में अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अपडेट यूज़र में
यहाँ पर कहाँ गई अपडेट यूज़र, ये रही पुट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर अपडेट यूज़र में मैं कोई ऐसी आईडी पास करता हूँ जैसे कि 107, ठीक है, और इसको सेंड करता हूँ। तो देखिए 404 नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। ये 404 नॉट फाउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने उसे हैंडल किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करते हो ऊपर तो यहाँ पर देखिए अगर ये नल है तो हमने उसे हैंडल किया हुआ है कि इस तरीके से नॉट फाउंड भेजो अगर नल है। और नल कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से अपडेट यूज़र से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये थ्रो करता हूँ एक्सेप्शन और इसे रन करता हूँ, तो रन करने के बाद अब हम आउटपुट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गई रन यहाँ पर, और हम आ जाते हैं यहाँ पर इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गई इंटरनल सर्वर एरर, और ये जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन थ्रो हो गई जो कि 500 इंटरनल सर्वर एरर। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सारा के सारा स्टैक ट्रेस। तो यहाँ पर देखिए dispatcher servlet in context with path this through an exception, और इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रू हुआ है, और एक्सेप्शन कह रहा है यूजर विद आईडी 107 डज नॉट एग्जिस्ट। ये वही मैसेज है जो आपने यहाँ पर पास किया हुआ है। ये देखिए ये जो मैसेज है वो आपने पास किया हुआ है, सेम मैसेज आ रहा है, और ये पूरा के पूरा स्टैक ट्रेस। और यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखिए ऐसे एरर्स अगर आते हैं तो देख के डर नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे एरर्स काफ़ी आएंगे, अगर आप खुद से थ्रो नहीं कर रहे हो तो भी आ सकता है, ठीक है। कुछ गलती कर दी हो आपने कोड में तो आ सकता है। यहाँ पर तो आप खुद से थ्रो कर रहे हो तो देखिए ऐसे कुछ एरर आएगी। तो यहाँ पर अपडेट यूज़र, ये देखिए लाइन नंबर दिखाया जा रहा है कि यूज़र सर्विस लाइन नंबर 22 पे आया है। तो देखिए ये लाइन नंबर 22 है और यहाँ पर एरर है, और कंट्रोलर में ये लाइन पर ये लाइन कॉल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जाओगे तो देखिए ये अपडेट यूज़र यहाँ पर कॉल हो रही है और लाइन नंबर 22 पर एरर आया है, तो आप उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनबिल्ट एक्सेप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए। अभी आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो हमने सीधा के सीधा हमें एक्सेप्शन मिला, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं उसको सीधा के सीधा थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पैचर सर्वलेट जब देख रहा है कि अच्छा ये एक्सेप्शन आ रही है तो वो क्या कर रहा है, वो इसको सीधा सीधा स्टैक ट्रेस पे थ्रो कर दे रहा है। लेकिन इसको एक बेहतर तरीके से भी हैंडल करने का एक तरीका है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोलर में आऊँगा मैं, ठीक है। कंट्रोलर में आऊँगा और मैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड, ठीक है। कंट्रोलर में डिफाइन कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी पब्लिक, यहाँ पर कहूँगा रिस्पॉन्स एंटिटी इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मैप, ऐसे मैप बनाऊंगा मैं क्योंकि ये मैप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है हमें, और यहाँ पर स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर कहूँगा हैंडल इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, ये मेरा मेथड है। और इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पर कहूँगा इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। तो इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन EX इस तरीके से, या एक्सेप्शन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस मेथड को ओपन करता हूँ और यहाँ पर कहूँगा मैप और स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर कहूँगा एरर रिस्पॉन्स इस तरीके से इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। और यहाँ पर कहूँगा एरर रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर देखिए अभी आपको जो भी चीज़ें इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं मैसेज ऐड कर सकता हूँ, सिर्फ मैसेज ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये आता है। तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है उसका आप मैसेज ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैसेज आप लीजिए गेट मैसेज से, और फिर यहाँ पर न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और फिर यहाँ पर आपको कहना है एरर रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पर बैड रिक्वेस्ट, अच्छा HTTP स्टेटस और फिर बैड रिक्वेस्ट, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। और इसको रिटर्न करते वक्त न्यू ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये डन है, ठीक है। तो देखिए ये मेथड क्या कर रहा है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया ये मेथड क्या कर रहा है। ये एक एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड है। तो हमने बिना इस मेथड के तो देख लिया किस तरीके से यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये आउटपुट काफ़ी डरावना है, आप यहाँ पर आउटपुट देखिए, आउटपुट काफ़ी डरावना है। ये कह रहा है हैंडल हो रही है चीज़ें, एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, ठीक है। और देखिए इस तरीके से आ रहा है, टाइम स्टैम्प आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, पाथ आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है आउटपुट जो है वो आ रही है, ठीक है। ऐसी आउटपुट आ रही है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है। और डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म में एक और चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, हमारी जो सर्वर है वो रनिंग है, सर्वर स्टॉप नहीं हुई है। नॉर्मली क्या होता है जावा एप्लीकेशन में अगर एरर आती है
अगर एक्सेप्शन आती है तो एप्लीकेशन ही शट हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। यहाँ पर एप्लीकेशन एग्जिट नहीं हुई है। आप अगर चाहो तो हमने सर्वर एंड नहीं किया है, और अगर आप चाहो तो देखिए आप दूसरी सारे APIs चला सकते हो। सर्वर इज स्टिल रनिंग, सर्वर अभी भी अप एंड रनिंग है, हमारी एप्लीकेशन जो है वो एग्जिट नहीं हुई है, ठीक है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल करूँ। बेहतर तरीके से मतलब मैं यहाँ पे जो एरर मैसेज जो यूज़र को दिख रहा है उस पर थोड़ा बेटर कंट्रोल लाऊँ। तो अगर मुझे एरर मैसेज पर बेटर कंट्रोल लाना है, यहाँ पे जो स्टेटस कोड है वो 500 है, मुझे 500 स्टेटस कोड नहीं दिखाना है, मुझे मेरा कस्टम स्टेटस कोड दिखाना है। देखिए यहाँ पर भी स्टेटस कोड जो है वो 500 आ गया, 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो मैं चाहूँ इस जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स पे बेटर कंट्रोल पाऊँ और यहाँ पर जो स्टेटस कोड है उस पर भी बेटर कंट्रोल पाऊँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मेरी कस्टम हैंडलर मेथड बनाई है, ठीक है। और ये मेथड मैं चाहता हूँ कि ट्रिगर हो जब भी इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन ट्रिगर आए मेरे ऐप में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मेथड है उसको मैं मैप कर दूंगा इस एक्सेप्शन से। अब वो आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे एक्सेप्शन हैंडलर, तो ये एनोटेशन है एक्सेप्शन हैंडलर, इस पर आप ओवर करोगे तो देखिए एनोटेशन फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शंस इन स्पेसिफिक हैंडलर क्लास और हैंडलर मेथड्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से, तो ये एनोटेशन है जिसके जरिए आप एक मेथड को लिंक कर सकते हो एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास से। तो मैं यहाँ पर लिंक कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास। तो अगर इस टाइप की कोई भी एक्सेप्शन आती है पूरी की पूरी ऐप में, ये जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। आपको इसका डेमो दे देता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वाला तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर फिर से इसको ट्रिगर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बैड रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आपको मैसेज दिख रहा है। बैड रिक्वेस्ट क्यों दिख रहा है, पहले इंटरनल सर्वर एरर आ रही थी, तो बैड रिक्वेस्ट इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने इसको बैड रिक्वेस्ट की तरह हैंडल किया है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन को, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो एरर मैसेज है उसको इस तरीके से हैंडल किया है। आप मैसेज ऑब्जेक्ट, मैसेज जो ये है इसमें आप मैसेज डाल रहे हो, ठीक है, और उसे रिटर्न कर रहे हो। तो देखिए वो जेसन फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हैंडल हो रही है चीज़ें। अभी आप और चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैसेज वगैरह दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कहूँगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। हमारी जो डिफ़ॉल्ट वाली थी उसमें टाइम स्टैम्प भी दिख रहा था, तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प दे सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प कैसे दूंगा मैं, तो यहाँ पर आ जाता हूँ और डेट की एक क्लास है जावा में जो कि है लोकल डेट टाइम, और लोकल डेट टाइम का इस्तेमाल करते हैं और उसमें एक स्टैटिक मेथड है जो कि है नाउ, उसका इस्तेमाल करिए तो ये डेट टाइम मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। देखिए लोकल डेट टाइम ये मिल गया मुझे। टाइम स्टैम्प के बाद मैं कहूँगा स्टेटस, तो यहाँ पर स्टेटस भी मैं डाल सकता हूँ। तो एक्सेप्शन डॉट अच्छा स्टेटस तो मैं यहाँ से नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे यहीं से स्टेटस लेनी चाहिए, ये वाली स्टेटस। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला लूँगा यहाँ पर और डॉट वैल्यू ऐड करूँगा यहाँ पर। तो ये इसकी जो बैड रिक्वेस्ट की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, HTTP स्टेटस क्लास से। और यहाँ पर मैं एरर मैसेज भी दे दूँगा, ठीक है। एरर मैसेज क्या होना चाहिए, तो मैं अपनी एरर मैसेज यहाँ पर दे सकता हूँ। तो मेरी एरर मैसेज है बैड रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्चुअल मैसेज आ रही है, जहाँ पर भी एक्सेप्शन आई है वहाँ से आप जो मैसेज पास कर रहे हो वो यहाँ पर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में गेट मैसेज से मिलेगी हमें, तो उसको हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये थोड़ा और एलैबोरेट होगा, थोड़ा और बेहतर होगा। देखिए रन हो गई पूरी की पूरी ऐप, इसको रन कर दे तो देखिए बैड रिक्वेस्ट, मैसेज ये है, टाइम स्टैम्प ये है, स्टेटस ये है, और यहाँ पर जो स्टेटस कोड है वो भी कस्टम है, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक तरीके का, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, अगर मेरे पास कोई और एक्सेप्शन थ्रो हो रही है ऐप में तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, जी नहीं, ये नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप इसको उस एक्सेप्शन क्लास से मैप करते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ मैप्ड है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन से। मैं आपको डेमो भी दे देता हूँ। तो मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए और यहाँ पर एक सिनेरियो है जहाँ पर आप सारे यूजर्स को गेट कर रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ यूजर db डॉट इज एम्प्टी। तो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ थ्रो न्यू, और यहाँ पर कहूँगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और यहाँ पर कहूँगा नो यूजर्स फाउंड इन द डेटाबेस, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये एक्सेप्शन आती है तो क्या ये मेथड जो है वो कॉल होगी, जी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप आते हो तो अब मैं गेट यूजर्स को कॉल करता हूँ, कहाँ गई गेट यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स, ये रही गेट ऑल यूजर्स। तो इसको कॉल करता हूँ तो देखिए 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गई सीधा, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट आई भी नहीं है। और यहाँ पर अगर आप आते हो, यहाँ पर इसमें देखते हो तो देखिए ये वही एक्सेप्शन है जो आपने अभी थ्रो करी है,
तो यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करते हो ऊपर तो देखिए नो यूजर्स फाउंड इन द डेटाबेस। ठीक है, तो क्या है ये एक हिसाब से आपने क्या किया है यहाँ पर, ये जो मेथड बनाई है ये सिर्फ इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन से ही टाइड है। ठीक है, और ये उसी एक्सेप्शन के लिए एक तरीके का कैच ब्लॉक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, एक्सेप्शंस ऐप में थ्रो होगी। ठीक है, होगी थ्रो, आप खुद से थ्रो करोगे या स्प्रिंग बूट खुद से थ्रो करेगा, कुछ एरर आएगी एप्लीकेशन में, एक्सेप्शंस थ्रो होगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो हमने क्या किया है, एक्सेप्शंस को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए, देखिए स्प्रिंग बूट का तो एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म है जिसमें वो इस तरीके का रिस्पॉन्स दे देता है, 500 इंटरनल सर्वर एरर, और जो स्टैक ट्रेस है वो दिखा देता है यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना जो कंसोल है उस पर दिखा देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो इसको बेहतर तरीके से एक कंट्रोल वे में हैंडल किया जाए तो आप खुद की एक मेथड डिफाइन कर सकते हो जहाँ पर आप खुद का एक एरर रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो जिसमें एरर की सारी डिटेल्स है विद कस्टम एरर कोड्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने कस्टम एरर कोड्स डिफाइन कर दिया, और ये कैसे कर सकते हैं हम, एक्सेप्शन हैंडलर की जो एनोटेशन है उसकी मदद से। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, और एक्सेप्शन हैंडलर की जो एनोटेशन है उसको मैंने मैप किया है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेट्स से अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेथड है यहाँ पर मैं मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस को लिंक करूँ, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन इस तरीके से। अच्छा, ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो है ये होना चाहिए कर्ली ब्रेसेस में। अगर यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आ रही है तो यहाँ पर लिखूंगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन डॉट क्लास। तो कर्ली ब्रेसेस में सारी चीज़ें लेनी है और यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड चीज़ें डालनी है। और अगर मैं अभी इसे रन करूँगा, ठीक है, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन को भी हैंडल करेगा यहाँ पर। तो देखिए अब, अच्छा ये हैंडल नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन डॉट क्लास, और यहाँ पे तो मैं थ्रो कर रहा हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जी मैं कर तो रहा हूँ, तो दिक्कत तो वैसे आनी नहीं चाहिए। ठीक है, आई थिंक मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो मेथड है इसको दोनों एक्सेप्शन क्लास से तो मैप किया है, लेकिन यहाँ पर जो पैरामीटर ले रहा हूँ वो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का ले रहा हूँ। तो यहाँ पर इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन नहीं चलेगा अगर आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को मैनेज करना चाहते हो थ्रू द सेम मेथड। तो यहाँ पर इसको फिर जेनरिक करना होगा एक्सेप्शन। ठीक है, तो वो मैंने कर दिया है क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो पेरेंट है सारी एक्सेप्शन क्लासेस की, इंटरनली रूट है एक हिसाब से। अब यहाँ पर अगर आप आते हो तो देखिए ये चलेगा, ये तो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन वाली एपीआई है, और यहाँ पर आप अगर इसको रन करोगे तो ये भी चलेगी इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन एपीआई की तरह। ठीक है, अब देख सकते हो मैसेज चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है और यहाँ पर दूसरा मैसेज आ रहा है। ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो देखिए इस तरीके से हो रहा क्या है, आपकी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है अपनी एप्लीकेशन में उसको आप एक स्टैंडर्ड दे रहे हो कि हर एक्सेप्शन में आप क्या कर सकते हो, इसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हो आगे चलकर। और अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दे रहे हो एरर का, और वो भी आपके कंट्रोल में है। तो ये चार चीज़ें जानिए, हर एरर में आप इस तरीके का स्टैंडर्ड डिफाइन कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेप्शन हैंडलर का मतलब समझ में आया और किस तरीके से आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो वो भी समझ में आया। जनरली क्या होता है, देखिए ये इस तरीके से ये एक तरीका है करने का, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या होता है, ये जो क्लास है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर लिखी जाती है, ये जो कोड है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर लिखी जाती है और वहीं से सारे एक्सेप्शन हैंडल होते हैं। ठीक है, तो ये भी स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है, इसको भी समझेंगे हम, लेकिन फिलहाल उम्मीद करता हूँ एक्सेप्शन हैंडलर आपको क्लियर है। तो देखिए अब हमने क्या किया है, एक्सेप्शन हैंडलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है इसको हमने लिखा है एक फाइल में कंट्रोलर में। ठीक है, कंट्रोलर में लिखना ये जनरली अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो एक नया एनोटेशन बताऊंगा जिसके जरिए आप आपका सारा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है उसको एक जगह पर सेंट्रलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, उसके लिए एक नई फाइल लगेगी हमें ऑफ कोर्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक नया पैकेज बना देता हूँ एक्सेप्शंस करके। ठीक है, एक्सेप्शन, और यहाँ पर आप इसको और सेग्रीगेट भी कर सकते हो। तो जैसे कि एक पैकेज बना देता हूँ मैं एंटिटी बोल के या मॉडल बोल के ऐसे, और मॉडल में इसको मूव कर दूंगा मैं, और यहाँ पर एक और पैकेज बना देते हैं सर्विस, इसको सर्विस लेयर में इसको मूव कर देते हैं। ठीक है, जनरली एक एक फाइल होती है तो पैकेज नहीं बनाते, बट और हम लोग सीख भी रहे, बट ठीक है, आई थिंक ऐसे ही काम चलता है। जनरली कंट्रोलर मॉडल सर्विस ऐसे पैकेजेस होते हैं, एंड आप जो अपनी एप्लीकेशन है उसको इस तरीके से सेग्रीगेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन नाम का एक पैकेज तो बना लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
एक फाइल भी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वो फाइल जो है वो जावा क्लास ही होगी, और इस जो फाइल है इसका नाम हम देंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। तो मैं कहूँगा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी क्लास, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ मेरी जो एक्सेप्शंस है, देखो हमारा जो ऐप है वो बढ़ते जाएगा, और कंट्रोलर्स आएंगे, और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, और सारे फीचर्स हम ऐड करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड को ऐसे स्कैटर्ड कंट्रोलर में रखना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि कंट्रोलर का काम तो ये होता है कि वो रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करे और सर्विस लेयर से बात करके वो जो बिजनेस लॉजिक का इस्तेमाल करके जो डेटा है वो रिस्पॉन्ड करे, ये कंट्रोलर का काम होता है। एंड पॉइंट्स डिफाइन करता है वो। एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, अभी आपके पास 10 कंट्रोलर हो जाते हैं कल, तो सारे कंट्रोलर्स में स्कैटर्ड रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेंट्रलाइज कर दूंगा, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो प्रोसेस है उसको जनरली ये सेंट्रलाइज रखना ही बेहतर प्रैक्टिस है। तो यहां पर आ जाता हूं और यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड तो यहां पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक और एनोटेशन लगा दूंगा जिसे मैं कहूंगा कंट्रोलर एडवाइस, ठीक है। तो कंट्रोलर एडवाइस का मतलब क्या है, देखिए आप इस पे होवर करोगे तो ये है स्पेशलाइजेशन एक कंपोनेंट क्लास का, ये एक स्पेशलाइज्ड एनोटेशन है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप ऑफकोर्स ये कंट्रोलर का अगर स्पेशलाइज्ड एनोटेशन है तो ये स्प्रिंग बीन की तरह डिटेक्ट हो सकता है, क्योंकि यू नो दिस इज स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो वो है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड एक्सेप्शंस डिफाइन करने के लिए। तो सिंस हम रेस्ट एपीआईज बना रहे तो कंट्रोलर एडवाइस के बजाय हम लिख सकते हैं रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस, जो कि और ज्यादा स्पेसिफिक है फॉर रेस्ट कंट्रोलर्स, ठीक है। ये देखिए कंबाइन करते हैं कंट्रोलर एडवाइस और रिस्पॉन्स बॉडी, जो कि हमें मदद करेगा कि क्योंकि हम रेस्ट एपीआईज बना रहे हैं तो जेसन में डेटा मैप करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, और अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो ये उसी तरीके से सेम तरीके से रन होगा। तो इसको भी कट करके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसे, क्योंकि ये डिफॉल्ट रिस्पॉन्स था, और इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अब रन करूंगा तो ये वैसे ही रन होगा, और जितने भी एक्सेप्शन हैंडलर्स हमारे पास आते हैं फ्यूचर में उसे हम इसी फाइल में डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यही ऐसे ही काम कर रही है, ठीक है। गेट ऑल यूजर्स के लिए, गेट ऑल यूजर्स के लिए भी ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से काम कर रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो इसमें है नहीं, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है आपको वैसे ही मिल रहा है, ठीक है। और अगर इसको हैंडल नहीं किया होता, अगर मैंने इसको हैंडल नहीं किया होता, तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो देखिए अभी स्टैक ट्रेस में हमें कुछ एरर वैसे दिख नहीं रही है, ठीक है। लेकिन अगर कमेंट कर लेता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर स्टैक ट्रेस में पूरा का पूरा स्टैक ट्रेस आ जाएगा। देखिए अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो पूरा क्रैश हो जाएगा, और देखिए स्टैक ट्रेस में इतनी सारी एरर आ गई यहाँ पर जो हैंडल नहीं है, आप देख पा रहे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है सेंट्रलाइज तरीके से हैंडल करने का। अब क्या है, देखिए आपके पास 10 कंट्रोलर हो, 20 कंट्रोलर हो, 50 कंट्रोलर हो, 100 कंट्रोलर हो, कितने भी कंट्रोलर आप लिखो, कोई भी कंट्रोलर से आप अगर ये दोनों एक्सेप्शंस थ्रो करते हो या ये एक्सेप्शंस थ्रो होते हैं तो उसे हैंडल किया जाएगा इस तरह। आपकी ऐप जो है वो क्रैश होगी नहीं, आप इसको एक कंट्रोल्ड तरीके से हैंडल कर रहे हो। ये बेनिफिट है इस सेंट्रलाइज्ड एक्सेप्शन मैकेनिज्म का। तो देखिए अभी मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर आएंगे, ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पर आ रहे हो ये रिक्वेस्ट पर, डिलीट रिक्वेस्ट पर। अब यहाँ पर डिलीट के बजाय मैंने गलती से पुट लिख दिया और इसको रन करता हूँ, तो पुट के बजाय देखिए मुझे एरर मिल रहा है मेथड नॉट अलाउड, ठीक है, मेथड नॉट अलाउड। और यहाँ पर अगर मैं स्टैक ट्रेस चेक करूंगा तो देखिए ये इस तरीके से हमें जो एरर है HTTP रिक्वेस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये देखिए ये इनबिल्ट एक्सेप्शन है, ये हमने थ्रो करी है एक्सेप्शन जी नहीं, ये स्प्रिंग बूट ने थ्रो करी है, ठीक है। यहाँ पर ये दो जो एक्सेप्शन आ रही है वो हम थ्रो कर रहे हैं मैन्युअली और उसे हम हैंडल कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक्सेप्शन आई HTTP रिक्वेस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ये किस लिए आई, क्योंकि हमने एक रेस्ट API है उसको एक गलत मेथड से कॉल किया, या आइडियली डिलीट रिक्वेस्ट थी, लेकिन इसको मैंने कॉल किया पुट से। पोस्ट से करूंगा तो भी सेम आएगा क्योंकि मेथड ही गलत है, दिस मेथड इज नॉट अलाउड, करेक्ट। तो यहां पर ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो ट्रिगर हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है उसको मैं एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में मैं वो कोड लिख दूंगा। तो ये एक छोटा सा चैलेंज है, आप वीडियो को अभी पॉज कीजिए, ठीक है, वीडियो को अभी पॉज कीजिए और यहां पर आप एक नया मेथड बनाइए जहां पर आप ये वाला जो एक्सेप्शन है HTTP रिक्वेस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, इसको आप हैंडल करोगे यहां पर एक सेंट्रलाइज तरीके से, और एक कस्टम एरर रिस्पॉन्स आप यहां से दोगे,
और आप इस्तेमाल इसका भी करोगे एक्सेप्शन हैंडलर का, ठीक है। सारा के सारा कोड आपको पता है क्या लिखना है। अगर आप अभी तक जो भी मैंने बताया वो समझ रहे हो तो आप आगे चल के भी ये चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। तो पॉज कीजिए वीडियो को, इसको एक अटेम्प्ट कीजिए चैलेंज की तरह, और फिर वीडियो को प्ले कीजिए क्योंकि मैं फिर इसको सॉल्व करके आपको बताने वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉज करने का मौका मिला। देखिए, देखने से कुछ नहीं होगा वीडियो, आपको वॉचिंग मोड से डूइंग मोड में जाना है, ठीक है। देखते रहोगे तो सिर्फ देखते ही रहोगे फिर, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ये सेम चीज़ को। अब यहाँ पर हैंडल इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन की बजाय इसको कहूँगा मैं हैंडल मेथड नॉट सपोर्टेड, ऐसे करके कुछ नाम दे दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए HTTP, ये जो क्लास है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये वाली जो क्लास है इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। अब इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, एक ही एक्सेप्शन यूज करे तो हमें वो कर्ली ब्रेसेस की जरूरत है नहीं, तो इसके लिए उसको हटा दिया। HTTP रिक्वेस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये हो गई तैयार। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको हैंडल करें। अब बैड रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पर स्टेटस कोड आपको क्या देना है। बैड रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पर तो मेथड नॉट अलाउड आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी आप मेथड नॉट अलाउड बोल सकते हो, मेथड नॉट अलाउड फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर भी मेथड नॉट अलाउड ऐसे, ठीक है। और बैड रिक्वेस्ट की बजाय यहाँ पर आप बोल दो मेथड नॉट अलाउड ऑन दिस एंड पॉइंट, ऐसे बोल देना है, ठीक है। और इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने एक नया एक्सेप्शन हैंडलर ऐड कर दिया है जहां पर हम ये जो मेथड नॉट अलाउड एक्सेप्शन है इसको हैंडल करेंगे। और यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये चेंज हो गया, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड। ये जो मैसेज है ये हमें एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट से आ रही है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट नॉट सपोर्टेड, ये हमारी मैसेज है जो हमने डाले, और ये टाइम स्टैम्प है, और ये स्टेटस कोड हम यहाँ पर जेसन में भी भेज रहे हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं है, स्टैक ट्रेस पर कोई एरर नहीं है। इस तरीके से हम जो एक्सेप्शंस आ रहे हैं, इनबिल्ट एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस हमने थ्रो किए जी नहीं, ये इनबिल्ट एक्सेप्शंस है और इनको हम प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा है। देखिए, आप कोई भी तरह की एक्सेप्शन जो है यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। दिखाने का पॉइंट ये है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है उसको भी आप हैंडल कर सकते हो। जैसे कि ये हम नहीं थ्रो कर रहे लेकिन हम हैंडल करना चाहते हैं उसे, तो हमने हैंडल कर लिया। और हमारी जो एक्सेप्शन है जो हम थ्रो कर रहे हैं यहाँ पर, उसको भी हमने हैंडल किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें जो सेंट्रलाइज एक्सेप्शन मैकेनिज्म है ये क्लियर रहा आपको। हमने किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कोड को, क्यों किया है, और इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, ये एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है, इसका नाम पढ़ के ही कोई और डेवलपर है आपकी टीम में, क्योंकि काम तो देखिए टीम में होता है, आप अकेले वन मैन शो काम तो नहीं करोगे, टीम में काम होगा। तो कोई टीम में दूसरा डेवलपर ज्वाइन करता है, वो देखेगा अच्छा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है, मतलब यहाँ पर सारी एक्सेप्शन हैंडल हो रखी है, नाम से ही समझ जाएगा, ये सारे एनोटेशंस देख के भी समझ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो समझ जाएगा कि अच्छा ये जो मेथड है ये एक्सेप्शंस के लिए है, ये मेथड ये एक्सेप्शंस के लिए। तो बस आपने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है चीज़ों को, और स्प्रिंग बूट इज टेकिंग केयर ऑफ द रेस्ट। स्प्रिंग बूट बाकी चीज़ों का ख्याल रख रहा है ना। ये मज़ेदार बात मुझे बताइए नीचे लिखकर कि किस तरीके से आपको क्या लगता है इस मैकेनिज्म के बारे में, और ये देख के आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी थी, क्योंकि सेंट्रलाइज तरीके से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो और आपने ज़्यादा कोड लिखा भी नहीं है। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कुछ एनोटेशंस का इस्तेमाल कर रहे हो और मैजिक खुद ब खुद हो जा रहा है, ठीक है। आप जैसे यहाँ से थ्रो कर रहे हो, और ये कितना बेनिफिशियल है आप इमेजिन कीजिए। बड़े प्रोजेक्ट्स पर ये काफ़ी बेनिफिशियल है और प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में काफ़ी यूज़ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रेस्ट कंट्रोलर, एक्सेप्शन हैंडलर, ये जो भी हमने अभी तक सीखा है ये इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस इसके अराउंड पूछे जाते हैं, प्रूव किए जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस है उसका रोल क्या है। तो रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है, ठीक है, जिसके जरिए ये क्या करता है, अगर आप कोई किसी क्लास को ऐसे मार्क कर देते हो, ठीक है, इसका आंसर ये होगा अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस या कंट्रोलर एडवाइस है क्या, ठीक है। तो ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है जो कि इंटरसेप्ट करता है जो एक्सेप्शंस थ्रो हो रहे हैं बाय द कंट्रोलर, ठीक है।
तो कोई भी कंट्रोलर हो, कहाँ भी पर भी वो कोड रिसाइड करता हो आपके एप्लीकेशन में, अगर कोई एक्सेप्शन कहीं से भी थ्रो हो रहा है तो वो यहाँ पर हैंडल किया जाएगा। यही बोलता है ये एनोटेशन, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली होता क्या है, आप चाहो तो इसको डुप्लीकेट कर सकते हो इन मल्टीपल कंट्रोलर्स, लेकिन आप नहीं करना चाहोगे, आपने सेंट्रलाइज जगह पर लिख दिया और यहाँ पर इसको मार्क कर दिया रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस या कंट्रोलर एडवाइस जो भी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा मेथड कौन से एक्सेप्शन को देख रहा है ये बताता है एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन। तो कंट्रोलर एडवाइस, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस और ये है एक्सेप्शन हैंडलर, ये एक साथ इस्तेमाल होते हैं अक्सर एक ही क्लास में, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलर ये बताने के लिए यूज होता है कि ये वाला मेथड है वो कौन से एक्सेप्शन को मैनेज कर रहा है, ये वाला मेथड है वो कौन से एक्सेप्शन को मैनेज कर रहा है, ये बताने के लिए एक्सेप्शन हैंडलर यूज होता है। तो एक हिसाब से एक ही क्लास में सब एरर सब एक्सेप्शन मैनेज हो रहे हैं और इसकी मदद से आपकी एपीआई जो है उसमें कंसिस्टेंट एरर रिस्पॉन्सेज है और कोड बेस जो है वो क्लीनर है। तो कोई भी डेवलपर अगर ये देखता है उसको समझेगा अच्छा इस तरीके से एरर लाइक रिप्लाई हो रहे, इस तरीके से एरर को हैंडल किया जा रहा है, तो इसी को रेप्लिकेट करके डुप्लीकेट करके सेम फॉर्मेट में वो और भी एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि एक्सेप्शंस जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है ये कि जो एक्सेप्शंस है उसको ग्लोबली कैसे हैंडल करोगे आप स्प्रिंग बूट में, या एक्सेप्शंस हैंडल करने के बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। तो इसका आंसर होगा कि आप एक क्लास बनाइए जो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है आपकी एप्लीकेशन का, और आप ले सकते हो रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस या कंट्रोलर एडवाइस नाम का एनोटेशन ऊपर, दोनों इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप रेस्ट एपीआई बना रहे हो तो रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस इस्तेमाल करना है। अभी देखिए रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस जनरली एपीआई में यूज होता है क्योंकि ये जो है वो जेसन रिटर्न करता है और एपीआई में जनरली स्टैंडर्ड ये है कि जेसन आप रिटर्न करो, ठीक है। अगर आप कंट्रोलर एडवाइस यूज करते हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये किसी भी व्यू को रिटर्न कर सकता है जैसे कि HTML या जेसन डिपेंडिंग ऑन द कंट्रोलर टाइप, ठीक है। तो जनरली अगर आपको हमेशा जेसन ही रिटर्न करना है तो आप रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस और कंट्रोलर एडवाइस में, ठीक है। तो क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि आप ग्लोबली एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करोगे, तो क्लास को रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस या कंट्रोलर एडवाइस से एनोटेट कर दो, दोनों इस्तेमाल नहीं करना है कोई भी एक, ठीक है। और फिर क्लास के अंदर आप अलग अलग एक्सेप्शंस के लिए हैंडलर्स बना लो, जैसे कि ये मेथड है, ये है इन दो एक्सेप्शंस के लिए हैंडलर, और जो मेथड्स आप बना रहे हो उसको एनोटेट कर दो @exception हैंडलर से, ठीक है। और @exception हैंडलर क्या करेगा, ये मैप कर देगा ये मेथड को एक्सेप्शन टाइप से, तो यहाँ पर देखिए टाइप से मैप हो रहा है, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्शन ये थ्रो होगा एप्लीकेशन में वो यहाँ पर इस मेथड की मदद से हैंडल हो जाएगा, और इस मेथड में फिर आप कस्टम एरर मैसेजेस एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि इसी तरीके से एरर हैंडल होनी है हमारी एप्लीकेशन में, और उसी तरीके से सब जगह सारे मेथड्स में आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो होगा क्या, ये देखिए कस्टम रिस्पॉन्स एंटिटी भेज रहे रिस्पॉन्स में, ठीक है, कस्टम रिस्पॉन्स एंटिटी ऑब्जेक्ट्स और स्टेटस कोड्स भेजा जा रहा है, और स्प्रिंग क्या करेगा ऑटोमेटिकली राउट करेगा एक्सेप्शंस को जो कहीं पर भी थ्रो हो रहे हैं हमारी एप्लीकेशन में, ठीक है, इस ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के पास राउट करेगा, और यहाँ पर जो मैचिंग मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होगी। उम्मीद करता हूं ये क्लियर है और आपको समझ में आया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हो तो कस्टम एक्सेप्शन के बिना तो काम चलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए हम ये जो एप्लीकेशन बना रहे हैं इसमें यूजर्स को मैनेज कर रहे हैं, तो जनरली ये एक प्रैक्टिस है कि आप कभी भी एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, आप कस्टम एक्सेप्शंस भी प्रेफर करोगे। कुछ सिनेरियोज हैं जहां पर इनबिल्ट एक्सेप्शन से काम चल जाता है, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप अपने डोमेन स्पेसिफिक कस्टम एक्सेप्शंस बनाइए, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है इलीगल एक्सेप्शन, नल पॉइंटर, ये जेनरिक एक्सेप्शंस है, ये कोई कस्टम एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा ये इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन हम कब थ्रो कर रहे हैं, हम थ्रो कर रहे हैं जब हमें यूजर नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अगर यूजर नहीं मिल रहा है, अच्छा ये वाला तो नहीं, यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, ये तो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में ऑफकोर्स हम लोग थ्रो नहीं कर रहे हैं, सॉरी मैं गलत फाइल देख रहा था, ये यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पर अब यूजर नहीं मिल रहा हमें, तो हम थ्रो कर रहे हैं इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट भेजा है यूजर ने वो इलीगल है। अब इसको बेहतर तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, एक बेटर रीडेबल फॉर्मेट में भी हैंडल कर सकते हैं, जहां पर मैं एक कस्टम एक्सेप्शन बनाऊं जिसका नाम हो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। और ये मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, क्योंकि यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर ये एरर यूजर को भी आती है, लाइक
जो पर्सन ये एपीआई को यूज कर रहा है उसको अगर दिखता है ये यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का नाम ही समझ के उसको आइडिया लग जाएगा कि हुआ क्या है। ठीक है, तो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इस तरीके से मैंने एक क्लास बना दिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ एक्सेप्शन से। ठीक है, इस तरीके से, और फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक कंस्ट्रक्टर, तो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जनरेट कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर, और एक्सेप्शन मैसेज ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मैसेज ले लूंगा और इसको पेरेंट को पास कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा एक कस्टम एक्सेप्शन। इसमें अब कुछ नया नहीं किया है, हमने क्या किया है उसी तरीके से एक्सेप्शन बनाई है जैसे हम जावा में बनाते हैं। ठीक है, कुछ नया आया नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट के बजाय यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेंगे हम। ठीक है, ये हमने थ्रो कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये हमें एरर क्यों आ रही है, अच्छा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, मैं ये मेथड सिग्नेचर में नहीं ऐड करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेप्शन के बजाय रन टाइम एक्सेप्शन कर दूंगा ऐसे। ठीक है, तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब इसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पर आ जाता हूँ, और मैं नल पॉइंटर तो नहीं, अगर कहीं और भी आपको मैनेज करना है, जैसे यहाँ पर हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, डिलीट यूजर में, तो यहाँ पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम चीज, सेम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, डिलीट यूजर में। ठीक है, तो ये जो है आईटी, यहाँ पर आईटी लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने हैंडल कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास ऐसे। ठीक है, और इसको रन कर देते हैं। तो अब जो हमें एरर आएगी वो होगी यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो आप देख सकते हो, अभी यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं करूँगा गेट ऑल यूजर्स। तो देखिए यूजर्स, नो यूजर्स फाउंड इन द डेटाबेस, ये तो चलो उसके लिए है, नल पॉइंटर के लिए है। यहाँ पर देखिए 400 बैड रिक्वेस्ट, और यहाँ पर जो एक्सेप्शन थ्रो हुई है वो हुई है ये वाली, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आप कस्टम एक्सेप्शंस का इस्तेमाल कर रहे हो, और कस्टम एक्सेप्शन की मदद से आप इसे हैंडल कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि आप क्लास नेम दिखाओ या कहीं पर भी कुछ भी दिखाओ, तो आप दिखा सकते हो वो भी, और यहाँ पर कोई कस्टम कोड आप चाहते हो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो कस्टम एक्सेप्शंस जनरली रेकमेंड होते हैं क्योंकि ये क्लियरली बोलता है आपको हुआ क्या है आपके एप्लीकेशन में। तो इस तरीके के एक्सेप्शन जैसे यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन या इलीगल आर्ग्यूमेंट के बजाय ये एक बेटर वे है चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, और एरर रिस्पॉन्स पर भी ये बेटर कंट्रोल देगा आपको, क्योंकि आप इसमें अगर कुछ कस्टम करना है, आपको कुछ स्ट्रिंग बनानी है, कुछ कस्टम कंस्ट्रक्टर, ये पूरा आपके कंट्रोल में। ठीक है, तो आगे जाके अगर आपको इसको डेवलप करना है आप वो भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कस्टम एक्सेप्शंस का जो कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग बूट में वो भी आपको क्लियर हुआ। अभी मैंने सिर्फ एक ही एक्सेप्शन बनाया, आप चाहो तो 10 बनाओ, 10 क्लासेस बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप एक्सेप्शन क्लास बनाओगे तो यहाँ पर देखिए आईडी आपको ऐसे ये थंडरबोल्ट का जो आइकन है वो आ जाता है यहाँ पर क्लास के बजाय। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। अब लॉगिंग के बारे में बात कर लेते हैं। लॉगिंग है क्या? देखिए आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन रन हो रही है, आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंसोल पर प्रिंट करना चाहते हैं, उसे कहते हैं लॉगिंग। ठीक है, तो एक हिसाब से ये किस लिए यूज होता है, तो देखिए आप अगर डिबगिंग कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप अगर डिबगिंग कर रहे हो, अभी डिबगिंग का मतलब क्या है, अगर आपको डिबगिंग का मतलब नहीं पता, डिबगिंग का मतलब है आप एरर को ढूंढ रहे हो। तो मान लीजिए एक एरर आ रही है कहीं, तो आपका कोड है वो चल नहीं रहा है, एक्सेप्शन आ रही है, आप कुछ डेटा पास कर रहे हो, आप देखना चाहते हो कि वो डेटा एक्चुअली में पास हो रहा है या नहीं। तो आप क्या करोगे, वो जो मेथड है, कंट्रोलर है, सर्विस है, वहाँ पर वो डेटा को प्रिंट करके देखोगे एक बार, करेक्ट, या तो फिर डिबगर लगा के देखोगे इंटेलिजे का। बट अगर प्रिंट करके देखना है तो आप डिबगिंग के लिए लॉगिंग इस्तेमाल कर रहे हो, ये कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक यूज केस, आप ट्रेस कर रहे हो कि जो डेटा है वो जा रहा है कि नहीं, रिक्वेस्ट कैसे फ्लो हो रही है, उसे कहते हैं डिबगिंग के लिए यूज करना। दूसरी चीज है मॉनिटरिंग। तो अगर कोई ऐसी इशू है जो आपके मशीन पे नहीं आ रही है लेकिन प्रोडक्शन में आ रही है, तो आप क्या करोगे, कुछ लॉग्स लगा दोगे एप्लीकेशन में। लॉग्स मतलब कहीं कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन के बारे में प्रिंट कर दोगे कंसोल पे, और फिर आप उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, और फिर प्रोडक्शन लॉग्स को मॉनिटर करोगे, और फिर देखोगे प्रोडक्शन में एप्लीकेशन कैसे बिहेव करी है, एरर आ क्यों रहा है। तो ये हो गया दूसरा यूज केस। तो डिबगिंग हो गया, दूसरा हो गया मॉनिटरिंग, और फिर
हो सकता है आप एरर ट्रैकिंग के लिए कुछ यूज़ करो। तो एरर ट्रैकिंग मतलब जैसे कि अगर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी, कुछ फेलियर हो रहा है तो आप वो प्रिंट करने के लिए, तो ट्रैकिंग के लिए लिख देता हूँ एरर ट्रैकिंग या कुछ, ठीक है। और ऑडिटिंग के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन फिलहाल इतने तक ही रखते हैं, 3 यूज़ केसेस, ठीक है। तो देखिए, एप्लीकेशन हमारा जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है उसमें लॉगिंग के कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है। लॉगिंग का लेवल का मतलब ये है कि आप किस ग्रैनुलरिटी पे जो लॉग्स है उसको देखना चाहते हो। तो देखिए, आप एप्लीकेशन चलाते हो तो आपको एक स्टैक ट्रेस दिखती है, ठीक है। आपको डेमो भी दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये एप्लीकेशन चल रहा है, ये देखिए ये लॉग्स है एप्लीकेशन के, सारे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लेवल पर लॉग हो रहे हैं, एक लेवल जो डिफॉल्ट सेट है उस पर लॉग हो रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, यहाँ पर मैं कुछ डिबग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मल्टीपल लॉगिंग लेवल्स होते हैं, उसका आपको समझना जरूरी है। तो देखिए, लॉगिंग लेवल्स क्या क्या है। सबसे पहले तो आता है ट्रेस लेवल, उसके बाद आता है डिबग लेवल, फिर आता है इन्फो लेवल, वॉर्न लेवल और फिर एरर लेवल, ठीक है। तो देखिए, एरर लेवल का मतलब है अगर कुछ गलत होता है तो वो एरर या एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगी। वॉर्न मतलब कि वार्निंग रिलेटेड कुछ होगा, वार्निंग वो प्रिंट हो जाएगी। इन्फो का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड लॉग्स होते हैं वो प्रिंट हो गए, और जो बाय डिफॉल्ट लेवल है लॉगिंग का स्प्रिंग बूट में वो इन्फो लेवल है। तो अभी आप जो लॉग्स देख रहे हो वो सारे इन्फो लेवल के लॉग्स है। देखिए, इन्फो इन्फो इन्फो, सभी जगह इन्फो दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट लेवल होता है और ये एक लेवल है, स्टैंडर्ड लेवल है लॉग्स का। अगर आप ज़्यादा लॉग्स देखना चाहते हो तो आपको लॉगिंग लेवल के साथ छेड़खानी करनी होगी, मैं बताऊंगा कैसे करनी है वो। डिबग लेवल लॉग्स इन्फो से ज़्यादा ग्रैनुलर है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको इन्फो में मिल रही है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको डिबग लेवल में मिलेगी। और ट्रेस लेवल सबसे ग्रैनुलर है। तो और डिटेल में जाना है आपको, डिबग के भी बियॉन्ड जाना है, तो आप ट्रेस लेवल रखोगे। ये बहुत ही फाइन ग्रेन लॉग्स होते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। डिफॉल्ट तो इन्फो लेवल पे चल रहा है सब, लेकिन आप चाहते हो और चीज़ें देखें कि चीज़ें क्या हो रही है, कुछ और वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं क्या, तो आप जो लॉगिंग लेवल है उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और लॉगिंग लेवल अपडेट करने के लिए आप क्या है, यहाँ पर आ जाइए अपने एप्लीकेशन में, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ फाइल है। इस प्रॉपर्टीज़ फाइल में जाइए और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि है लॉगिंग डॉट लेवल डॉट रूट, और यहाँ पर आप लिख दीजिए और डिबग। तो अभी इन्फो लेवल पे है बाय डिफॉल्ट, अभी मैंने डिबग लेवल सेट कर दिया। अभी इसको रन करते हैं। डिबग लेवल पर देखिएगा आपको बहुत सारे लॉग्स दिखेंगे। देखिए, ये बहुत सारे लॉग्स दिख रहे हैं। ये डिबग लेवल का लॉग है, एप्लीकेशन विजिबिलिटी चेंज टू करेक्ट, ये भी डिबग लेवल का लॉग है, ये पहले नहीं दिख रहा था, ठीक है। और अगर आप स्क्रॉल करेंगे आपको देखिए ये सारे जो बीन्स है, ये क्या क्या कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, अनकंडीशनल क्लासेस, ये सारे दिखेंगे आपको। ये पहले हमें नहीं दिख रहा था, ये हमने डिबग लेवल का लॉग लगाया इसीलिए दिख रहा है। तो आपको अगर थोड़ा ग्रैनुलर जाना है, और देखिए सिर्फ एप्लीकेशन स्टार्टअप पे ही इतने सारे लॉग्स आ गए, आप देख पा रहे हैं, सिर्फ एप्लीकेशन स्टार्टअप पे इतने सारे लॉग्स आ गए। तो काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप चाहते हो और नीचे और ग्रैनुलर करें इसे, तो ट्रेस लेवल पे जा सकते हो। इसको रन कर देंगे ट्रेस लेवल पर, तो अभी आपको दिखेगा और ग्रैनुलर, इससे भी ग्रैनुलर। तो देखिए काफ़ी सारे लॉग्स आ रहे हैं। ये डिबग लेवल है, देखिए टाइम आउट की इस प्रोसेस, ये लॉग्स चलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ हो ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये सारे ट्रेस लेवल के लॉग्स है, देखिए। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस लेवल की इंफॉर्मेशन देखनी है, स्प्रिंग बूट आपको प्रोवाइड करता है ये प्रॉपर्टीज, जिसकी मदद से आप जो लॉगिंग का जो लेवल्स है उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ गया। तो ये डिफॉल्ट लॉगिंग लेवल्स है जो स्प्रिंग बूट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, लॉगिंग फ्रेमवर्क्स। तो लॉगिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये तो लॉग्स जो है ये हमने क्रिएट किए। क्या ये लॉग्स हमने क्रिएट किए? जी नहीं, ये स्प्रिंग बूट द्वारा क्रिएटेड है, हमने क्रिएट नहीं किए। लेकिन ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आप लॉग्स को क्रिएट करोगे, तो उस सिचुएशन में लॉगिंग फ्रेमवर्क काम में आते हैं, जहां पर आप लॉगिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हो। अभी यहाँ पर जो इंटरनल मैसेजेस आप देख रहे हो, ये सारे जो लॉग्स देख रहे हो, ये स्प्रिंग बूट ने ऑटो जनरेट किए हैं। लेकिन ये कैसे जनरेट किए, ये भी इसने इंटरनली एक लॉगिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके प्रिंट किया है, ठीक है। स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली इंटरनली एक लॉगिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। उस फ्रेमवर्क का नाम है लॉग बैक, और उस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके वो प्रिंट कर रहा है यहाँ पर ये सारे लॉग्स। ये बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड होता है स्प्रिंग बूट में, ठीक है। तो ये लॉगिंग फ्रेमवर्क का मतलब ये है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए आप खुद के लॉग्स क्रिएट कर सकते हो। स्प्रिंग बूट भी क्रिएट कर रहा है, अगर आप एज अ डेवलपर करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा SLF4J का, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं SLF4J, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिंपल लॉगिंग फसाड फॉर जावा, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरीके का इंटरफेस है जो इस्तेमाल होता है लॉगिंग फ्रेमवर्क के साथ, और बेसिकली आप लॉगिंग फ्रेमवर्क चेंज करते रह सकते हो, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ये एक तरीके का इंटरफेस है जिसको आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और बिहाइंड द सीन्स ये इस्तेमाल कर सकता है कोई भी लॉगिंग फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट ये इस्तेमाल कर रहा है लॉग बैक का, ठीक है। और अगर कोई दूसरा लॉगिंग फ्रेमवर्क आप इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ यहाँ पर, तो दूसरा लॉगिंग फ्रेमवर्क है log4j, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है इसके साथ, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्वायरमेंट आप कोई भी लॉगिंग फ्रेमवर्क इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल लॉगिंग फसाड फॉर जावा SLF4J के साथ। और जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, क्योंकि ये एक तरीके का इंटरफेस है। तो आप अंडरलाइन कौन सा भी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करो, लॉग बैक करो या log4j, चीज़ें आपके लिए चेंज नहीं होगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट लॉग बैक इस्तेमाल होता है स्प्रिंग बूट में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, SLF4J का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर कंट्रोलर में, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। पहले तो हमें SLF4J का एक इंस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, और लॉगर का एक इंस्टेंस लेना पड़ेगा, सॉरी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कहूँगा लॉगर, इस तरीके से देखिए, और फिर यहाँ पर बनाऊँगा एक लॉगर का इंस्टेंस इज इक्वल टू लॉगर फैक्ट्री। तो देखिए ये लॉगर फैक्ट्री SLF4J से आ रहा है, और ये एक इंटरफेस है डॉट गेट लॉगर। तो मैं कहूँगा गेट लॉगर, और यहाँ पर कहूँगा यूज़र कंट्रोलर, तो यूज़र कंट्रोलर लिखूँगा डॉट क्लास, इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो इसको मूव कर सकते हो सर्विस में भी, मैं इसको मूव कर देता हूँ सर्विस में बेटर रहेगा लॉगिंग, ठीक है। सर्विस में मूव कर दिया, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा प्राइवेट फाइनल, इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है? अच्छा, तो यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि मैंने ये जो लॉगर का जो इंस्टेंस बनाया है ये java.util.logging क्लास से इंपोर्ट किया है, लेकिन आइडियली होना यही चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं चलने वाला यहाँ पर अभी। ये यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये गलत इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ से SLF4J से इंपोर्ट करता हूँ ये वाला, ठीक है। तो देखिए अब एरर चली गई। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी इंपोर्ट कर रहे हो सही वाला लॉगर इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी सारे लॉगर्स है, ठीक है। SLF4J से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और देखिए इसको हमने इंपोर्ट ही किया है, सिर्फ हमने इसके लिए कोई एडिशनल डिपेंडेंसी लाइब्रेरी कुछ नहीं ऐड करी है, ये बाय डिफॉल्ट हमें मिल गया है, ठीक है। तो हमने इसका इंस्टेंस बना लिया, एक लॉगर का, एक लॉगर बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं कहूँगा सिस्टम लॉगर डॉट, तो देखिए लॉगर डॉट इन्फो, एरर, वार्निंग, सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, डिबग। तो मैं अलग अलग लेवल्स के लॉग लगा सकता हूँ। ट्रेस, आप देख पा रहे हो सारे जितने लेवल्स जिसकी हमने बात करी वो सारे हम लगा सकते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लॉगर डॉट इन्फो क्रिएटिंग यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहूँगा ये इन्फो लॉग है, इसको फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ इन्फो, इन्फो के बाद लिख देता हूँ हमारा नेक्स्ट लेवल क्या था, तो डिबग लिख देता हूँ, चलिए डिबग। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डिबग, ये डिबग ऐसे, और फिर यहाँ पर ट्रेस, ये होगी ट्रेस, और यहाँ पर लिखता हूँ ट्रेस ऐसे, वॉन ऐसे, और यहाँ पर लिखता हूँ वॉन लाइक दिस, ठीक है। वॉन इन्फो डिबग ट्रेस, और क्या है, डिबग लिख लिया हमने, इन्फो लिख लिया है, एरर भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर। अभी देखिए ये सारे लॉग के लेवल्स है जो हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, क्रिएट यूज़र पर लगाई हुई है ये जो सारा का सारा कोड है, ठीक है। और हमने हाईएस्ट लॉगिंग लेवल को एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और ये जो क्रिएट यूज़र की जो एंड पॉइंट है उसको कॉल कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये इतना सारा लॉग्स प्रिंट हुआ हमारे एंड से, और कहाँ गए लॉग्स। तो अभी ये जो लॉग्स है क्रिएटिंग यूज़र, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए सारे लॉग्स आ गए यहाँ पर, देखिए क्रिएटिंग यूज़र, इन्फो, डिबग, ट्रेस, वॉन, और फिर एरर, सारे लॉग्स आ चुके हैं, देख पा रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये इन्फो लेवल का लॉग है, यहाँ पर आपको दिखेगा ये देखिए ये इन्फो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो पूरा लॉग है ये इन्फो लेवल का है,
यहाँ पर डिबग लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रेस लिखा हुआ है, ये वॉर्न और ये एरर। क्यों? क्योंकि आपने करस्पॉन्डिंग मेथड्स यूज किए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लॉगिंग लेवल चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ट्रेस की बजाय मैं कर देता हूँ डिबग। ठीक है, तो जो ट्रेस लेवल का लॉग था वो दिखेगा नहीं हमें। आप देखिए यहाँ पर मैंने रिस्टार्ट कर दिया, इसको क्लीन कर दिया और इसको क्रिएट कर दिया, तो ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करके तो देखिए एरर वॉर्न डिबग इन्फो, ट्रेस नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, और फिर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, डिबग के बजाय अभी आप इसमें इन्फो डाल सकते हो। इन्फो डाल दोगे तो डिबग और ट्रेस नहीं दिखेंगे, दोनों नहीं दिखेंगे। तो देखिए इसको रन कर दिया, इसको हटा दिया और फिर इसको रन किया और यहाँ पर आप देख सक रहे हो इन्फो वॉर्न एरर, डिबग और ट्रेस हटा दिए गए। ठीक है, अब इसके बजाय मैं लिख सकता हूँ एरर, तो सिर्फ एरर वाली लॉग आएगी, यहाँ पर लॉग्स काफ़ी कम हो जाएंगे। तो देखिए लॉग्स काफ़ी कम हो गए, आप देख पा रहे हो खाली एरर्स के लॉग आ रहे, लॉग्स काफ़ी कम हो गए। और यहाँ पर अगर अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो देखिए सिर्फ एरर वाली लॉग आ गई। तो ये बेनिफिट है लॉगिंग लेवल्स का, आप लॉगिंग के जो लेवल्स है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। हमने सारी लॉगिंग लेवल्स देख ली। वॉर्न भी लगा लेता हूँ एक बार, वॉर्न इस तरीके से। वॉर्न का एक अलग लेवल है, सबसे कम लॉग्स आपको एरर लेवल पे देखने मिलेंगे, तो वार्निंग के लेवल के लॉग्स है। तो देखिए ये रन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर 3-4 लाइंस और दिख गई आपको, वॉर्न और एरर वाली। और लॉग्स काफ़ी कम हो चुके हैं, मुझे क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी कम लॉग्स है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप लॉग्स को क्रिएट कर सकते हो अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, और क्या क्या लेवल्स होते हैं, SLF4j क्या है, लॉगिंग फ्रेमवर्क्स क्या है। लॉगिंग फ्रेमवर्क की मदद से आप लॉग्स को प्रिंट करते हो, ठीक है, या लॉग्स क्रिएट करते हो, आप भी करते हो। स्प्रिंग बूट भी यही करता है, यही लॉगिंग फ्रेमवर्क इस्तेमाल करता है लॉग्स क्रिएट करने के लिए। और आप इस तरीके से लॉगर का एक इंस्टेंस बना सकते हो अपनी एप्लीकेशन में, जैसे हमने यहाँ पर बनाया, और ये कहीं से भी बना सकते हो आप, ठीक है, कोई भी फाइल से। और आपको वो जो फाइल है, अच्छा यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर लिख दिया मैंने, ये यूज़र सर्विस होगी आइडियली, क्योंकि यूज़र सर्विस में हमने बनाया है, ये यूज़र सर्विस से इंस्टेंस ले रहे हैं हम। ठीक है, वैसे कोड तो चल गया था, लेकिन आइडियली यूज़र सर्विस जो क्लास में आप लिख रहे हो वो क्लास की आप इंस्टेंस लेना चाहिए आपको, और फिर यहाँ पर आपको उसको प्रिंट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा और क्लियर भी। तो अब लॉगर का इस्तेमाल आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ कैसे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एक हमारे पास क्लास है जो कि है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो आप क्या कर सकते हो, एक लॉगर एक्सेप्शन हैंडलिंग में, एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो क्लास है उसमें क्रिएट कर सकते हो। और जनरली आप क्रिएट क्यों करोगे, आप क्रिएट इसीलिए करोगे अगर आपको डिटेल में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट या स्टैक ट्रेस को देखना है, एनालाइज करना है तो। ठीक है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, मान लीजिए मेरी बात, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस में, अगर कोई ऐसी एरर आ रही है जिसकी कोई आइडिया नहीं है कि क्यों आ रही है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज में ये जो चीज़ है, जैसे कि प्रिंट करना, इवैल्यूएट करना क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है और डिबगिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए एक एरर आ रही है आपको जिसके वजह से 10% यूजर्स को इफेक्ट कर रहा है और वो एरर आपके एंड पे नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, एक लॉगर लगा लोगे और उसमें से वो जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है उसमें से आप लॉग को रिट्रीव करने की कोशिश करोगे, क्या हो रहा है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है। आप या तो फिर अलग अलग जगह पर लॉग्स लगा दोगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू हो रही है, यहाँ पर क्या वैल्यू पास हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, और फिर उसको आप एनालाइज करोगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और उसके बिहाफ पर आप इशू को सॉर्ट आउट करने में, ये चीज़ें इशू को सॉर्ट आउट करने में मदद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ लॉगर डॉट इन्फो या एरर लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा एरर व्हेन फाइंडिंग यूज़र, इस तरीके से, क्योंकि ये उसी लिए इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर लिख दूंगा कॉमा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, ऐसे एक्सेप्शन। तो पूरा एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ अपने स्टैक ट्रेस पे, और इसको रन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये हो रहा है रन। अब यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं तो यहाँ पर यूज़र नॉट फाउंड, करेक्ट, तो इसको ये वाली API नहीं, कौन सी वाली API थी, ये वाली API थी शायद, नहीं ये वाली भी नहीं, तो ये तो पुट रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये वाली थी शायद। तो इसको रन करता हूँ तो देखिए ये एरर आ गई, बैड रिक्वेस्ट, और यहाँ पर देखिए जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थी ये प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कर रहे हो, देखिए एरर व्हेन फाइंडिंग द यूज़र, और ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंट कर दिया।
अगर ये प्रिंट नहीं करना है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना है, देखना है क्या हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में है क्या, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और ये आपको एक कंप्लीट रिकॉर्ड दे देता है कंसोल पे कि एक्सेप्शन में एग्जैक्टली हुआ क्या था, ठीक है। और इसका इस्तेमाल आप दूसरी तरीके से एक मीनिंगफुल मैसेजेस प्रिंट करने के लिए भी कर सकते हो। इसमें पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो, प्लेस होल्डर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे डुप्लीकेट करूँ तो यहाँ पर लिख सकते हो एरर व्हेन फाइंडिंग द यूजर विथ आईडी, और ऐसे प्लेस होल्डर रख सकते हो। और यहाँ पर आप लिख दोगे आईडी, या अच्छा आईडी तो है नहीं, तो यहाँ पर आईडी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन इसको फिर यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ और यूज़र सर्विस में हमारे पास आईडी है, तो यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको इस तरीके से लिख देता हूँ ऐसे, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये डन हो गया और फिर यहाँ पर इसको एरर आईडी और फिर यूज़र डॉट गेट आईडी ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा तो ये अब एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है भाई? अनरीचेबल स्टेटमेंट, अच्छा करेक्ट, ये अनरीचेबल स्टेटमेंट है क्योंकि एक्सेप्शन पहले थ्रो हो रही है, तो ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको रन करोगे तो देखिए एरर व्हेन फाइंडिंग यूज़र विद आईडी, और ये आईडी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं ऐसे रन करूँगा इसे तो ये देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन तो आ गई क्योंकि एक्सेप्शन को आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं पर तो यहाँ पर एरर व्हेन फाइंडिंग द यूज़र विद आईडी 107, तो 107 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। आप इस तरीके से देखिए प्लेस होल्डर भी सेट कर सकते हो, ये जो कर्ली ब्रेस है सेंटेंस फॉर्म करके आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए आप सारी चीज़ें जब भी प्रिंट करते हो लॉगिंग वगैरह में, बेस्ट प्रैक्टिसेस है एक्सेप्शंस लॉगिंग को प्रिंट करते हो तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट नहीं करनी है, जैसे कि यूज़र का पासवर्ड आपको प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पासवर्ड इसी सेंसिटिव नहीं होता है, आप एप्लीकेशंस बनाते हो उसमें टोकन, कोई पर्सनल इन्फो, ईमेल वगैरह ये सब जनरली प्रिंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो लॉग्स जनरेट हो रही है आपको पता नहीं वो लॉग्स कौन कौन देखेगा, क्योंकि जनरली पूरी टीम को एक्सेस होता है और काफ़ी लोगों को, अगर पूरी टीम को नहीं है तो काफ़ी लोगों को एक्सेस होगा उस चीज़ का, और काफ़ी लोग आपके लॉग्स देख पाएंगे। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक होगी जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मीनिंगफुल रहने चाहिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर लॉगिंग लेवल्स का इस्तेमाल करना है आपको, और स्टैक ट्रेसेस, इंटरनल एरर्स ये सब क्लाइंट्स को एक्सपोज नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर, प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट, ये कंटेंट जो भी मैं पुश कर रहा हूँ ये आपको वैल्यूएबल लगता है, ये वीडियो वैल्यूएबल लगा आपको, तो आप मेरे जो पेड कोर्सेज है उसको भी चेक कीजिएगा। अब पेड कोर्सेज का नाम सुनकर थोड़ा बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, पेड कोर्सेज मतलब ये 8-10 हज़ार का कोर्स नहीं है, ये यूडेमी पे बेचा जाता है कोर्स, यूडेमी पे अवेलेबल है, ये आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो अगर आपके पास कोई यूडेमी बिजनेस अकाउंट है तो देखिए ये जो कोर्स है यूडेमी बिजनेस में इंक्लूडेड है, और अगर यूडेमी बिजनेस अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक लोवेस्ट प्राइस कूपन दे देता हूँ यहाँ पर इस वेबसाइट पर। तो एनरोल बटन पर क्लिक करके आप यूडेमी पे चले जाते हो और देखिए इस कोर्स की प्राइस क्या है, ठीक है। तो 600 से 300 के बीच में ये 600 से 400 के बीच में ये कोर्स बिकता है, कभी कभी प्राइस 700 भी चली जाती है, डिपेंड करता है। यूडेमी इसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल करता है, हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन मैं कोर्स की बात करता हूँ, ठीक है। ये तो प्राइसिंग की बात थी, एक्सपेंसिव नहीं है कोर्स अगर आप खुद को अपस्किल करना चाहते हो, क्योंकि जॉब आपको जो मिलती है लर्न करने के बाद, जो स्किल्स अक्वायर करते हो उसके बाद आपको जो जॉब मिलती है वो इससे कई गुना ज़्यादा आपको पे करती है, ठीक है। और ये कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी हाई क्वालिटी, आप रेटिंग्स देख सकते हो, ठीक है, रेटिंग्स देख सकते हो, काफ़ी सारे लर्नर्स ने ऑलरेडी इस कोर्स को लिया हुआ है। और इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ, देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हो, प्लेलिस्ट जो देख रहे हो, ये यूनिक तो है, ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है या आप सेम चीज़ें सीखेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप जो चैलेंजेस फेस करोगे, रियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम विथ फुल स्टैक फ्रंट एंड, ठीक है, और काफ़ी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है, और ये कोर्स टोटल आप देखोगे तो 88 आवर्स का है, लगभग 90 घंटे का, ठीक है। और पिछले 6 महीनों में 10 बार अपडेट हो चुका है ये कोर्स, 10 बार। जो लर्नर्स इसमें एनरोल्ड है इनको ये बात पता है, तो ये काफ़ी वैल्यूएबल है। और एक रीज़न है जिसकी वजह से ये बेस्ट सेलर है, क्योंकि हम इसको काफ़ी मैं जो इस कोर्स पर ध्यान देता हूँ, काफ़ी ध्यान देता हूँ,
और हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, तो इसीलिए ये बेस्ट सेलर है और लोगों ने इसमें ट्रस्ट रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं कोर्स करिकुलम पे, इसमें क्या क्या कवर्ड है। देखिए, आप करिकुलम देखेंगे तो इसमें तो पहले तो बैकएंड पहले बनेंगे प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स का। तो इसमें जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो काफी यूनिक चैलेंजेस है जो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में फेस की जाती है। ठीक है, ई कॉमर्स प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा आपको रिएक्ट नहीं आती क्योंकि फ्रंट एंड बनाएंगे हम लोग, आपको रिएक्ट नहीं आती तो रिएक्ट भी इंक्लूडेड है, आपको जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है, आप पूरा सीखिए। देखिए, रिएक्ट इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, बेसिक्स, बिगनर्स, एडवांस, और यहाँ पर फिर हम फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे। इसके ये सीखने के बाद ये सारी चीज़ें रिडक्स की मदद से हम जो है इसका फ्रंट एंड, एडवांस फ्रंट एंड बनाएंगे। इसमें देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो आउटकम ये है कि आप एक पूरा आपकी फ्रंट एंड विथ एपीआई को डिप्लॉय करो। ठीक है, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स एडमिन पैनल भी इंक्लूड किया गया है, एडमिन पैनल और सेलर पैनल, जिसके जरिए आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सकते हो फ्रंट एंड पे। तो इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो लर्निंग्स आपको मिलेगी ये काफ़ी यूनिक मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है और सेम ही कोर्स है, सेम ही कंटेंट है, ऐसा नहीं है। इस कोर्स को, इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे ये उसको आप रेज्यूमे में भी दिखा सकते हो। देखिए, ये इसका प्रोजेक्ट डेमो भी है, आप प्रोजेक्ट डेमो भी अच्छे से देख सकते हो ये पूरी तरीके से कि आप क्या बनाने वाले हो। तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरा डेमो दे देता हूँ। देखिए, स्ट्राइप का पेमेंट इंटीग्रेशन भी है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है लेकिन ये थोड़ा ब्लर हो गया है। तो इसमें पेमेंट वगैरह सब कुछ है, पेमेंट गेटवे आप देख सकते हो, पूरा की पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने पूरा डेमो दिया हुआ है। और इसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो, रिव्यूज़ भी छुपे नहीं है और रिव्यूज़ पब्लिकली होस्टेड है। मेरी वेबसाइट पे रिव्यूज़ नहीं है। देखिए, अगर मेरी वेबसाइट पे होता, नॉर्मली क्या होता है वेबसाइट पे लोग है ना, रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ भी देखने मिलते हैं लोगों को, लेकिन ये रिव्यूज़ है कोई एक्सटर्नल साइट पे यूडेमी पर, जो कि एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये रिव्यूज़ खरीदे वो ही नहीं है, ये एक्चुअल रिव्यूज़ है जो लोगों ने डाले हैं। तो ये एक कोर्स है मेरा। दूसरा कोर्स है मेरा माइक्रो सर्विसेज का। ये माइक्रो सर्विसेज का कोर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आप ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन यहाँ पर बनाते हो, ये प्रोजेक्ट लेड कोर्सेज है। ठीक है, ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बनाते हो पूरा फुल स्टैक, उसके बाद आप माइक्रो सर्विस की ओर जा सकते हो जहाँ पर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन को लेकर माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे, डॉकर, क्यूबरनेटिस, सब कुछ इंक्लूडेड है। फुल प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन है यहाँ पर। ठीक है, बेनिफिट्स भी काफ़ी है इस कोर्स के। देखिए, और बेनिफिट्स ये है कि आपको यहाँ पर 6 महीने का फ्री इंटेलिजे प्रो एक्सेस दिया जाता है। ठीक है, और फ्यूचर अपडेट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन ये कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज मेरे टाइम पे अवेलेबल नहीं थे जब मैं लर्निंग कर रहा था। लेकिन आज काफ़ी लर्नर्स को ये कोर्स के बाद हेल्प हो जाती है। ठीक है, वो लोग प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि देखिए, हम कोई बेसिक एप्लीकेशन नहीं बनाते इसमें, ये एडवांस प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनते हैं। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, सब कुछ हम लोग डालेंगे और ई कॉमर्स में जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम फेस करेंगे। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी और डेटा जीपीए, ये सारी। और आप है ना रोड मैप भी देख सकते हो, यहाँ पर ये रोड मैप है। तो रोड मैप के इस पेज पर आ जाओगे faisalmemon.com/roadmap। तो ये आपको रोड मैप बताएगा पूरा के पूरा कि आपको ये जो कोर्सेज है किस ऑर्डर में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। और लोएस्ट प्राइस कोर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि एक कूपन डाल के रखूँ ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव कोर्सेज, वो यहाँ पर आए और इसको ले सके। देखिए, ये जो नॉलेज आपको मिलता है ये काफ़ी लो प्राइस पे मिलता है और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, ये फ्री कंटेंट जनरेट करने में रेवेन्यू जाता है और इससे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको चेकआउट करेंगे एक बार। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, हम ऐसे तो फ्री कंटेंट वैसे लाते ही रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे। तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब और यूट्यूब पे तो सपोर्ट कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू।